नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सबसे पहले बात होगी श्रद्धा केस के बारे में। इसके बाद हम आपको कोरोना का अपडेट बताएंगे। फिर बात होगी देश में शीतलहर को लेकर जारी हुए अलर्ट की। बात लखनऊ की भी करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आज अहम बैठक हुई। और आखिर में हम आपको उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बारे में बताएंगे, जो एक बार फिर से धरने पर बैठ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला का सोमवार को वॉइस सैंपलिंग टेस्ट किया गया। इसके लिए दिल्ली पुलिस आरोपी को तिहाड़ जेल से सीबीआई मुख्यालय ले गई। दरअसल इस केस में पुलिस को एक ऑडियो मिला है। इसमें आफ्ताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। इस ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस आफ्ताब का वॉइस सैंपल टेस्ट कर रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि केस में यह ऑडियो अहम सबूत हो सकता है। इससे पता चल सकता है कि आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों की। सीबीआई की सीएफएसएल टीम आफ्ताब का वॉइस सैंपल और ऑडियो सबूत सैंपल का मिलान करेगी। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेने के लिए साकेत कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिसके लिए कोर्ट ने उसे मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की आवाज का नमूना देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। नितिन चौधरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता नितिन, अब आफ्ताब का वॉइस सैंपल टेस्ट होगा, क्योंकि एक ऑडियो क्लिप मिला है पुराना, जिसमें दोनों का झगड़ा चल रहा है, श्रद्धा और आफ्ताब का। क्या जानकारी इस खबर को लेकर? तरीके से आफ्ताब और सिद्धिया का जो मामला चल रहा था, काफी दिनों से चर्चित चल रहा था। इस मामले में 35 टुकड़े आफ्ताब ने जो है सिद्धिया के दिए थे। इस तरीके से सिद्धिया के मामले को अपडेट जो है दिल्ली पुलिस लगातार कोशिशों में लगी हुई थी कि आफ्ताब से जल्दी जो सुरागे हैं वो मिल जाए। जिस तरीके से आफ्ताब ने सिद्धिया की जो हत्या की थी, 35 टुकड़े जो किए थे, तो उसी को देखते हुए अब एक ऑडियो भी जो है उसका हाथ लगा सिद्धिया का। जिस तरीके से आफ्ताब और सिद्धिया जो है दोनों लोग बातें करते थे आपस में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी रहता था, तो उसी को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी, जिससे जो है काफी दिनों से दिल्ली पुलिस परेशान चल रही थी। तमाम मुद्दों को देखते हुए आफ्ताब से कुछ ना कुछ सुराग मिले। तो पहले जो है आफ्ताब ने के पास से जो उसने 35 टुकड़े करे थे वो जगह बताई थी, कहाँ उसने 35 टुकड़े वो फेंके थे। उसी को देखते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहले उसके कुछ कारनामों तक पहुंच गई थी। लेकिन अब जो ऑडियो वायरल हुआ है, ऑडियो हाथ लगा दिल्ली पुलिस को, तो इससे एक बड़ी कामयाबी मिली चुकी है सत्या को। सत्या से सबूतों को जुटाने में दिल्ली पुलिस काफी दिनों से लगी थी। पहले नार्को टेस्ट उसका कराया गया था, तो अब ऑडियो जो वायरल हुई है उसमें सत्या और आफ्ताब की जो बातचीत है दोनों की आपस में हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। तो उसी को देखते हुए सत्या का जो ऑडियो है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्दी से जल्दी सुराग और भी मिलने की कोशिश में लगी हुई है, उससे पूछताछ कर रही है। आफ्ताब काफी दिनों से उनके हिरासत में है, दिल्ली पुलिस की उससे पूछताछ करने में लग रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो ऑडियो मिला है, ये ऑडियो कहीं ना कहीं आफ्ताब के सुरागों तक पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए नितिन। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की जान गई। सक्रिय मामले बढ़कर 3432 हो गए। और इस बीच पड़ोसी देश चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए कहा है। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों, सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मंगलवार को कोविड की व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को प्रदेश भर के मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना की निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना फिलहाल प्रदेश में नियंत्रित में है और हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। मॉक ड्रिल के जरिए सभी सेवाओं की एक्टिवनेस को चेक किया जाएगा। तो कल उत्तर प्रदेश में ये मॉक ड्रिल होगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा और कोरोना के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम कितनी तैयार है उसका जांच की जाएगी, उसको परखा जाएगा। तो मॉक ड्रिल कल होने जा रहा है। देश में 24 घंटे में आज 196 नए केस सामने आए। साथ ही 3432 कोरोना के मरीज हो गए हैं, एक्टिव मरीज, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। व्यवस्थाओं को जांचने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। डिप्टी सीएम यूपी के ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि कल मंगलवार को मॉक ड्रिल होगा और मॉक ड्रिल को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीर राजपूत इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। धीर, कल मॉक ड्रिल होगा उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में, और मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन की, सरकारों की क्या कुछ तैयारियां?
जी बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से कोरोना का जो कहर दूसरी बार फिर जो है अंदेशा जो लगाया जा रहा है कि इस बार फिर जो है कोरोना अपना कहर बरपा सकता है, इसको लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से भारत में कर ली गई हैं। इसको लेकर के सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और सभी जगहों पर जो है मॉक ड्रिल की भी तैयारी की गई। इसको लेकर के मीटिंग भी हुई है और सभी राज्यों ने कहा है कि जिस जगह पर जहाँ भी जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं उनकी जो टेस्टिंग की जाए, जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग के लिए भी कहा गया। उसके अलावा मॉक ड्रिल की भी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई। सभी यूपी में जो मीटिंग हुई है उसमें भी कहा गया कि यूपी में जितने भी जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, उसमें मॉक ड्रिल की जाए। इसको देखते हुए टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और उसको किस तरीके से जो है कोरोना पर रोक लगाई जा सकती है, कोरोना के केसेस में किस तरीके से रोक लगाई जाती है, इसको लेकर के भी चर्चा की गई है। वहीं आपको बता दें कि विदेशी जो यात्री हैं, विदेशों से जो आने वाले यात्री हैं, उनको लेकर के भी जो है सभी हवाई अड्डों पर चेकिंग की व्यवस्था की गई है। इस बार जो है जिस तरीके से जो है पिछली बार हमने देखा था कि विदेशी यात्री जो भी आते थे उनकी वजह से जो कोरोना में काफ़ी इजाफा हुआ था, लेकिन इस बार किस तरीके से उस पर रोक लगाई है उसको लेकर के भी तैयारी की गई है। हवाई यात्री जो भी हैं जो विदेशों से आते हैं उसको लेकर के वहाँ पर भी जो है मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई है और किस तरीके से वहाँ पर जो है चेकिंग की जाएगी, उनके टेस्टिंग की जाएगी, उसको लेकर के भी तैयारियाँ पूरी की गई हैं। जी कल धीर मॉकड्रिल किया जाएगा कई राज्यों में, और मॉकड्रिल को लेकर प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं? क्या ये मॉकड्रिल एक समय निर्धारित किया गया है इसको लेकर मॉकड्रिल होगा, और मॉकड्रिल में परखा जाएगा व्यवस्थाओं को कि दरअसल अगर चौथी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार की देखिए पहली कोरोना की पहली जो लहर थी, उसके बाद दूसरी लहर भी हमने देखी थी। उसके बाद अब जो है दोबारा से ये बताया जा रहा है कि कोरोना का कहर, क्योंकि विदेशों में जिस तरीके से चाइना की अगर हम बात करें या दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कोरोना का कहर पूरी तरीके से जो है देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं उसको देखते हुए भारत में भी पूरी तैयारी इसको लेकर के की गई है और सभी राज्यों को अलर्ट किया गया है। और उसके अलावा इसकी मॉक ड्रिल की भी जो है पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुबह से ही जो मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई कि जहां पर भी जितने भी अस्पताल हैं राज्यों में, वहां जाकर के इसको मॉक ड्रिल किया जाए और वहां पर ये देखा जाए कि जो भी मरीज हैं उनमें किस तरीके के सिम्टम्स हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से पाया जाता है तो उसको देखिए पहले कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उसको जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए भी उसको भेजा जाएगा, जिसके बाद ये क्लियर हो सके कि आखिर जो नया वेरिएंट जो आया है कोरोना का वो वाकई में यहाँ पर है या अभी भी जो है वो पुराने ही जो वेरिएंट है उसको देखने को जो मिल रहा है मरीजों में। जी देर खबरें आ रही थी कुछ जगह से कि वैक्सीनेशन का अभाव है, वैक्सीनेशन सही से नहीं हो पा रहा कई राज्यों के शहरों में, और इसके चलते जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं उनको निराश होकर लौटना पड़ रहा है। और ऐसे में कोरोना की चौथी लहर की आहट है, अगर वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो पाएगा तो फिर आखिर कैसे काम चलेगा, कैसे कोरोना से जंग जीती जाएगी? जी बिल्कुल शिवम, देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरीके से हमारी तैयारियां की गई हैं, वहीं कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी देखने को मिल रही हैं जहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन नहीं है, जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उस तरीके से जो भी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं, वो निराश होकर के वहाँ से लौट रहे हैं क्योंकि उनको वैक्सीन जो है नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से जो है इस कमी को पूरा किया जाए और किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हो, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि पिछले बार जो है जिस तरीके से कोरोना फैला था उसको देखते हुए हमने जो है अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन किया था, लेकिन इस बार जो है वैक्सीन को लेकर के कमी है और कहीं ना कहीं ये भी एक इसको मान सकते हैं कि अगर कहीं पे भी चूक होती है, कहीं पे इस तरीके वैक्सीन कम अगर पाई जाती है तो उसको लेकर के भी सरकार पूरी तरीके से हालांकि सतर्क है और कहा है कि जहाँ पर भी वैक्सीन कम है वहाँ पर जल्दी से जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए जिससे कि लोगों को वैक्सीनेशन हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार सुबह से शीतलहर के साथ घना कोहरा रहा। मौसम विभाग ने इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में यहां का तापमान 3 से 7 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के चूरू में सोमवार सुबह तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया है और इसी वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम रही। ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर देखा गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक 5 दिन तक इस सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं और इस दौरान पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में रात का जो तापमान है वो माइनस में पहुंच जा रहा है।
वहीं दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात का तापमान 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिन का तापमान तकरीबन 10 से 14 डिग्री तक रहने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में सर्दी का अलर्ट जारी किया गया और दिल्ली में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शुरू में 0 डिग्री, तो सर्दी का सितम फिलहाल जारी है। भरत शाह जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। भरत का रुख कर लेते हैं। भरत, सर्दी का सितम जारी और आपने भी पूरी जैकेट पैकेट पहन के एकदम तैयार हैं आप सर्दी को चुनौती देने के लिए, लड़ने के लिए सर्दी से। फिलहाल क्या हालात हैं सर्दी के उत्तर प्रदेश में, बताइए। हाँ देखिए, अगर बात कही जाए तो खासकर उत्तराखंड के इलाकों में जबरदस्त ठंड का प्रकोप जो है दिखाई दे रहा है। खासकर तराई के इलाकों में शुरू से ही शीतलहर और साथ साथ गलन दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव साफ तौर से आम जनजीवन में दिखाई दे रहा है। लोग देर तक अपने घरों से निकल रहे हैं और अगर बात की जाए, अभी 5 सवा 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी से ही काफी तेज तरीके से गलन का प्रकोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके अलावा नगर निगम में जगह जगह रात को अलाव की व्यवस्था की है। लेकिन जहां तक अगर बात की जाए, थोड़ी देर धूप तो उत्तराखंड के तराई इलाकों में दिखाई दी और लेकिन अब अगर बात की जाए 4 बजे से लेकर अब अंधेरा छाने लगा और खासकर सबसे बड़ी बात है कि सुबह का जो समय है कहीं ना कहीं आम जनजीवन के लिए दिक्कतों वाला हो रहा है, क्योंकि सुबह लगभग 11 बजे तक कोहरा दिखाई दे रहा है और साथ ही गलन बड़ी तेजी के साथ है और शीतलहर का प्रकोप पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा प्रभाव स्कूल जाने वाले बच्चों में दिखाई दे रहा है। हालांकि ठंड को लेकर अभी तक कोई छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा प्रभाव स्कूल जाने वाले बच्चों में और उनके अभिभावकों में साफ तौर से ठंड का प्रकोप दिखाई दे रहा है। जी भरत, आमतौर पर जब देखने को मिलता है, जब भी सर्दी का सितम गहराता है तो सबसे ज्यादा जो असर होता है भरत, वो होता है गरीबों पर, जो झुग्गियों में रह रहे हैं या जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, रोड के किनारे रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, झुग्गियों में रहने वालों के लिए या जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई है? कोई सराय वगैरह में रहने का उनको छत दी गई है क्या? और साथ ही हम देखते हैं कि जब जब सर्दी का सितम गहराता है, सरकार की ओर से पहल की जाती है कंबल बांटने की, अलाव की व्यवस्था, ये सब की गई है क्या? देखिए शिवम, अगर बात की जाए, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने खुद कुछ दिन पहले देहरादून के रैन बसेरों का निरीक्षण किया था और अधिकारी को निर्देश दिए थे कि गर्मी जो सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं कुछ अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके निर्देश के तहत ही उत्तराखंड के जितने जनपद थे, खासकर जो तराई इलाकों के अधिकारी हैं, उन्होंने अलाव की व्यवस्था की थी। खासकर नगर निगम ने जो सार्वजनिक जगह वहां पर अलाव की व्यवस्था की थी। हालांकि अभी तक कंबल बांटने की व्यवस्था प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले कभी ठंड का प्रकोप यहाँ पर दिखाई दिया तो सामाजिक संगठनों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी खुद कंबल बांटने के लिए निकलते थे। लेकिन जिस तरह से 2 दिन से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो उम्मीद है कि प्रशासन कहीं ना कहीं कंबल बांटने की व्यवस्था करेगा और सामाजिक संगठन मैदान में उतरेंगे और खासकर गरीब लोगों के, जो लोग परेशान है, गरीब लोग जो सड़कों के किनारे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ों में रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कंबलों की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन अगर हम अभी की व्यवस्था की बात की जाए तो अलाव के अलावा कंबल बांटने की व्यवस्था अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। लेकिन ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन से अगर बात की जाए, सुबह से लेकर लगभग 11 बजे तक पूरे तरीके से धुंध छाई रहती है। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यातायात पर दिखाई देता है और सबसे बड़ी बात है कि गलन, अगर बात की जाए 5 बज चुके हैं, 5:15 का टाइम है और गलन अभी पूरे तरीके से और ठंड, हाड़ कांपने वाली ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर प्रभाव की बात की जाए, जहां गरीब लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहे हैं, वहीं अगर कहा जाए स्कूली बच्चों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और ठंड के मौके पर उनको स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए भरत। तो उत्तराखंड में भी शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है। सोमवार को निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। लखनऊ में यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी और संगठन के जुड़े पदाधिकारी इसमें जुटे। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुई। आगामी निकाय चुनाव को लेकर ये अहम बैठक चली। निकाय चुनाव पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसे में संभावना है कि निकाय चुनाव मार्च तक टल जाए। बीजेपी नेता इस पहलू पर भी गौर करते हुए रणनीति बना रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फिलहाल रोक लगा रखी है। ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने यह रोक लगा रखी है। इस मामले में 27 नवंबर को यानी कि कल फैसला अपना सुनाने जा रहा है लखनऊ को, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच।
प्रियम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से। प्रियम, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई बीजेपी दफ्तर में लखनऊ, निकाय चुनाव को लेकर तमाम दिग्गज जुटे, क्या कुछ खास रहा बैठक में, किस रणनीति पर मंथन हुआ? देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे संगठन की जो एक नियमित चलने वाली जो बैठक है वो आज आयोजित की गई। और इस बैठक के अंदर जो बीजेपी के सभी 7 प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, इस तरीके के जो 7 प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षों के साथ में भी एक बैठक हुई। एक बैठक बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ में हुई और इस बैठक के अंदर सहम तौर पर जो मुद्दा था वो मुद्दा ये रखा गया कि निकाय चुनाव के अंदर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा और पार्टी ने जो अपना एक स्ट्रक्चर तैयार किया है उसको जमीन पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लोगों के बीच में क्या कुछ राय है, जो प्रत्याशियों के नामों का निर्धारण होना है उसके लिए लोकल रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही हैं, सर्वे रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही हैं, सभी चीजों को लेकर मंथन हुआ है कि उसमें आगे पार्टी किस तरीके से काम करेगी, पार्टी की जो संरचना हुई है, जो चुनाव को लेकर जो है रणनीति जो बनी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसको लेकर आज ये एक बड़ी बैठक हुई और सबसे खास बात ये है इसमें शिवम की दोनों ही पहलुओं को ध्यान रखा गया है। जो मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है और तो तुरंत हाईकोर्ट जो है जो अपनी स्टे है, जो अधिसूचना जारी करने पर चुनाव आयोग के जो स्टे लगाया हुआ है अगर उसको हटाता है तो यानी कि तुरंत चुनाव होंगे, तो उस समय क्या रणनीति रहेगी। और अगर चुनाव टलते हैं, मान लीजिए हाईकोर्ट फिर से आदेश देता है सरकार को कि वो फिर से आरक्षण की सूची जारी करे और जो ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मूला जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी करी उसका अगर पालन करने का वक्त कहा जाता है तो उसमें तकरीबन 2 महीने का वक्त कम से कम लगेगा। तो ऐसे में अगर 2 महीने बाद चुनाव होंगे तो उस वक्त क्या पार्टी की रणनीति होगी और उस रणनीति में किस तरीके से काम करना है, इन दोनों ही चीजों को लेकर जो है आज ये बैठक हुई है। और बैठक के अंदर इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और इसके अलावा सभी अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। सभी प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष रहे उनके साथ में बैठक हुई है और उसमें इन मुद्दों को लेकर, इन बिंदुओं को लेकर आज चर्चा की गई। ठीक है, और इसके साथ ही खबर यह भी है प्रियम कि निकाय के बहाने बीजेपी 2024 को साधने की कवायद में भी जुट गई है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही जाता है। बिल्कुल शिवम, देखिए 80 लोकसभा की सीटें हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बात को सभी जानते हैं कि यूपी कितना अहम है लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी। और ऐसे में 2024 का जो चुनाव है उसको सेमीफाइनल के तौर पर कह सकते हैं पार्टी लेकर चल रही है। हालांकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो रणनीति बनाई गई 2024 के चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से, अगर आप उसको देखें तो लगातार पार्टी जो है निकाय चुनाव को लेकर एक अलग उसकी तैयारियां चल रही है और 2024 के चुनाव को लेकर अलग तैयारियां चल रही है। लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह भरने का काम करेंगे और एक बेहतर मैसेज जो है 2024 के लिहाज से जा सकता है। तो इस बात को भी ध्यान में रख के तैयारी की जा रही है कि 2024 का इलेक्शन है उसमें यूपी की एक बड़ी भूमिका जो है वो रहने वाली है और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी जो है, प्लानिंग जो है वो की गई। नहीं, कल फिलहाल कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है और इस फैसले के बाद क्या लगता है, क्या जो निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगी थी क्या उसे हटा लिया जाएगा? इसके साथ ही खबर यह भी है कि मार्च तक निकाय चुनाव टल सकते हैं, तो इसके पीछे पुख्ता कारण क्या नजर आ रहा है प्रियम? देखिए, इस बात में कहना शिवम थोड़ा सा जल्दबाजी होगी क्योंकि वो कोर्ट का मसला है और कोर्ट का जब तक फैसला वर्डिक्ट नहीं आ जाता है तो उससे पहले कुछ भी कहना मुश्किल होगा। दोनों ही पक्षों की तरफ से बात को रखा गया है। खुद जो पार्टी के जो सरकार है उसकी तरफ से पूरा पक्ष रखा गया है। इसके अलावा जो पीआईएल करता है जिन्होंने याचिका दायर करी तो उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं। दोनों ही पक्षों की बात जो है वो सुनी गई है, लेकिन अब देखना होगा कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला इस पर सुनाता है। हालांकि पूरी सुनवाई हो चुकी है, सरकार कोर्ट जो है वो अपना फैसला तैयार कर चुका है, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा गया है। कल जो है हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और उसी पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट क्या कुछ फैसला देगा, क्या जो आरक्षण सूची जारी करी गई है क्या उसको वैलिड उसको मान्यता दी जाएगी या फिर से जो है सरकार को आरक्षण नीति जारी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रियम, लगातार नजर आप बनाए रखिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बनंतरा रिसेप्शनिस्ट मामले में इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे। उनका यह धरना 1 दिवसीय है और इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि बनंतरा प्रकरण में बेटी को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बनंतरा रिसोर्ट में वीआईपी को लेकर राज्य सरकार के मंत्री का जो बयान आया है वो भविष्य में मुकदमे को प्रभावित कर सकता है। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि बनंतरा रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट ने व्हाट्सएप चैट में कहा है कि उस पर रिसोर्ट में वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इस संबंध में वीआईपी की उपस्थिति गंभीर मामला है।
अभय केंतुरा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभय, आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना दिया और ये मांग की गई कि आखिरकार वो वीआईपी कौन है, उसका नाम सामने आए, उसका नाम उजागर करे सरकार। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज गांधी पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें उनका ये धरना अभी भी जारी है, जो देर रात तक यहाँ पर रहेगा। और उनका ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो एक दिवसीय ये धरना है, उसमें वो सीधे तौर पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो जांच अभी तक हुई है, उस जांच में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। वो आखिर वो वीआईपी कौन था जिस वीआईपी के लिए राज्य की बेटी को परोसने का काम रिसोर्ट के मालिकों के द्वारा किया जा रहा था? क्या वहाँ पर पूर्व में भी इस तरह की काम होते रहे हैं? उन सब चीज़ों की भी न्यायिक जांच की मांग वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। और अब जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठे, तो ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर करेगी। सरकार से उस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात करेगी, जिसमें कह सकते हैं सरकार सिर्फ एसआईटी के जरिए ही इस जांच को आगे करना चाहती है। कांग्रेस लगातार मांग यहाँ पर कर रही है कि सीबीआई जांच यहाँ पर इस हत्याकांड की होनी चाहिए, ताकि सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ सके। उसमें अभी तक ये कह सकते हैं कि एसआईटी ने जो जांच अभी तक की है, उसमें चार्जशीट फाइनल चार्जशीट वो दाखिल हो चुकी है, लेकिन जो आरोपियों का जो नार्को टेस्ट होना था, उसमें आरोपियों की सहमति यहाँ पर नहीं बन पाई। तो ये कह सकते हैं कि अब वो नार्को टेस्ट भी नहीं यहाँ पर हो पा रहा है। ऐसे में अगर नार्को टेस्ट नहीं होता है, तो फिर उस वीआईपी का नाम का जो खुलासा होना चाहिए था, जिसकी जनता इंतजार यहाँ पर कर रही थी, इस नार्को टेस्ट से वो सच्चाई बाहर आ सकती थी, कम से कम अब वो सच्चाई यहाँ पर दबी रह जाएगी। और ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस वीआईपी के लिए ये सब चीज़ें हो रही थी, आखिर उस वीआईपी का नाम आना जरूरी है। और यही वजह है कि कांग्रेस अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने का काम यहाँ पर कर रही है और सरकार पर दबाव बनाकर इसकी जो जाँच है वो सीबीआई से कराने की मांग यहाँ पर कर रही है। जी, लेकिन सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग जब विपक्ष कर रहा है, तो आखिरकार सीबीआई से जांच कराने में दिक्कत क्या है सरकार को? सीबीआई से निवेदन करना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, केंद्र से निवेदन करना चाहिए कि जांच कराई जाए। विपक्ष का जो भ्रम है वो भी क्लियर हो जाएगा अगर कोई भ्रम पाल रखा है तो। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी तक आया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एसआईटी ने बेहतर काम यहाँ पर करा है। और राज्य सरकार के उस निर्णय पर या राज्य सरकार के उस बयान पर हाईकोर्ट की तरफ से भी अपनी सहमति यहाँ पर मिल चुकी है। ये कह सकते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए जो न्याय की जो संघर्ष समिति बनी थी, उनकी तरफ से हाईकोर्ट में सीबीआई जाँच के लिए एक जाँच याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने उस जाँच याचिका को यहाँ पर खारिज कर दिया और कहा कि एसआईटी जो जाँच कर रही है वो बेहतर जाँच हो रही है। उस जाँच में उन सभी तथ्यों को परखने का काम यहाँ पर किया गया, वो उन सभी चीज़ों को तलाशने का काम यहाँ पर हुआ जो इस हत्याकांड में पुलिस की तरफ से हो जाने चाहिए थे। और ये कह सकते हैं कि इस हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्णय दिया गया, जो याचिका खारिज की गई थी सीबीआई जांच की, वो राज्य सरकार के उस निर्णय पर एक कह सकते हैं कि मोहर लगाने वाली है, जिसमें सरकार ये कहती है कि एसआईटी ने बेहतर काम करा, त्वरित गति से काम किया, जो आरोपी है उनको पकड़ने का काम किया गया है। अब जो लड़ाई होगी वो कोर्ट पर लड़ी जाएगी, कानूनी लड़ाई है, और उस पर जो उम्मीद राज्य सरकार को है, उस पर कहा जा सकता है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अभय, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।